गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम आकाश डावा और आज हम फिर से एक ऑडिट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11। ये लास्ट चैप्टर तो नहीं है पर ऐसे टेक्निकली लास्ट चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने देखा ना, उसके बाद अभी 11 चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो साथ में थोड़ा सा लिंकेज बैठ जाएगा। दोनों है ना, मोस्ट प्रोबेबली थोड़े सेम सेम से है। ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर 11 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में हमको क्या क्या चीजें देखनी है। चैप्टर नंबर 11 में हमें बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड देखना है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस देखना है, फिर मतलब ये सब इंडिपेंडेंस का पार्ट है। फिर ऐसे 210 देखना है, 220 देखना है, एसक्यूसी 1 देखना है। फिर हमें बहुत सारे जो भी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस होते हैं वो देखने हैं। तो ये सारी काफी चीजें हमको देखनी है। ओके, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इधर एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के रखा है, उसमें क्या लिखा है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, वो बिल्ट हुई थी अपॉन एथिक्स, एथिक्स पे। ठीक है, अभी वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर डेली लाइफ विदाउट एथिक्स। ओके, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मतलब बोलते हैं ना ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन बोलूं तो जो भी रहना और फिर रहने का ढंग, वो सारी चीजें ना बेसिस है किस पे, एथिक्स पे। तो थिंक ऑफ एनी एंडेवर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बी इट इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, रनिंग अ बिजनेस, एंगेजिंग अ प्रोफेशन, कैरिंग आउट अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स। फिर ethics have a role to play in every field. Ethics guide us and help in building trust. मतलब यार आपको कोई भी एक्टिविटी करनी हो, जैसे कि बिजनेस चलाना हो गया, जैसे कि बिजनेस रन करना हो गया, या फिर एजुकेशन इम्पार्ट करना हो गया, या फिर कोई प्रोफेशन में एंगेज होना है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वैसे कहाँ पे भी आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो एथिक्स बोलते हैं ना, इज द बेस, वो नींव है, उसके बिना काम नहीं चलता है। अभी कंसिडर करते हैं बिजनेस का केस। कैन कंपनी विच डज नॉट टेक केयर ऑफ इट्स वर्कफोर्स और हियर ऑफ इट्स कस्टमर्स अचीव हाइट्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड? क्या बोला है, अगर एक कोई कंपनी है, अगर वो अपने वर्कफोर्स, अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचेगी तो क्या बिजनेस को हाइट्स तक पहुंचा पाएगी, मतलब वो ज्यादा सक्सेस पा पाएगी? आंसर इज नो, है ना। एथिक्स क्या बोलते हैं भाई, कस्टमर इज द सेंटर ऑफ द बिजनेस। अ बिजनेस which dishes out its substandard products instead of promised ones would not be able to stay in the market for too long। क्या बताया, कोई बिजनेस जो सबस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मतलब घटिया क्वालिटी के, क्वालिटी अच्छी नहीं है वो प्रोडक्ट की, वैसे प्रोडक्ट्स बेचेगा तो क्या टिक पाएगा लंबा? नहीं टिक पाएगा ना। और टेक केयर ऑफ लॉयर जो फेल हो गया अटेंड करने में लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ अ क्लाइंट विदाउट रीजनेबल कॉज, पुटिंग हिज क्लाइंट्स इंटरेस्ट इन जेओपार्डी। मतलब यार, मतलब लीगल प्रोसीडिंग ही अटेंड नहीं कर पा रहा और उसके वजह से तो भाई वो, मतलब बोलते हैं ना, कोर्ट में हाजिरी नहीं दे पा रहा, वो कैसे केस लड़ेगा? तो कंडक्ट एथिकल है उसका? नहीं। अल्टीमेटली सच अनप्रोफेशनल बिहेवियर वो टार्निशेस रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। क्या बोल रहे कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर अल्टीमेटली प्रोफेशन पे ही सवाल खड़े करेगा। अभी देखो इधर क्या है, एक समीर नाम का बंदा है जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसका क्या था, वो देखना चाहता था कि भाई सीए के कोर्स में तो एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए उसने क्या किया, चैप्टर नंबर 11 खोला। अभी ऑडिट का चैप्टर नंबर 11 खोल के वो देखना है, देखेगा आगे कि एथिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ही वाज वंडरिंग वेदर अ कोड ऑफ एथिक्स एग्जिस्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इफ सो हाउ एग्जॉस्टिव इट वुड बी। क्या बोल रहा है कि भाई वो वंडर कर रहा था, सोच रहा था कि भाई कोड ऑफ एथिक्स ऐसा कुछ है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और है तो एग्जॉस्टिव है क्या, एग्जॉस्टिव इन द सेंस कंप्लीट, है ना, कॉन्क्रीट कंप्लीट है कि नहीं वो। तो based upon his understanding of auditing till now, he was certain that auditor must comply with ethical requirements while conducting audit of financial statements। अभी जहां तक उसको अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो क्या था कि श्योर था कि भाई ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। ठीक है, जो जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसे कंप्लाई करके चलना पड़ता है विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो उसे पता था कि भाई ऑडिटर की इंटीग्रिटी तो हाई है, इन अनइम्पेचेबल, मतलब बोलते हैं ना जिसको खराब नहीं कर सकते, जिसको आप
बोलते हैं ना ब्रेक नहीं कर सकते वैसा वाला इंटीग्रिटी, उसका इंटीग्रिटी तो हाई रहता है, मतलब प्रामाणिकता तो एकदम टॉप वाली। He gives an opinion on financial statements of entities and to maintain sanctity and credibility of his signatures, it is necessary that an auditor should comply with ethics। क्या बोल रहे हैं कि उसके सिग्नेचर का मान रखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, एक ऑडिटर को किसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, एथिक्स के साथ। यार हमारी सीए की जब हमारी सीए की साइन की वैल्यू कब होगी, जब हम एथिक्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, है ना, देन ओनली पीपल विल हैव ट्रस्ट ऑन अस। ओके, तो अभी क्या बताया इधर, एक पैरेलल स्ट्रीम ऑफ थॉट्स होती है जो उसके दिमाग में चल रही थी। क्या ऑल्टर को फॉलो करने चाहिए सिर्फ दीज रिक्वायरमेंट्स व्हिच हैव बीन क्लियरली लेड डाउन इन द रूल बुक। ओके, व्हाट अबाउट सिचुएशंस, क्या बोल रहा है वो कि ऑडिटर को सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी चाहिए जो मतलब उसके जो रूल बुक में है, और क्या होगा उन सिचुएशंस का जब चीजें नहीं पता होगी। थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, he seemed pretty sure that it was not possible to codify every situation affecting the independence of auditor। अरे यार वो कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें बुक में बताई गई है, क्या उसका इंडिपेंडेंस, क्या उसके एथिक्स वहां तक ही सीमित है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक उसे सोचना है कि नहीं सोचना है। आंसर इज यस यार, सोचना पड़ेगा। हमारा जो एनवायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो कितना चेंजिंग है ना, कितना अनसर्टेन है, बीट लीगल फिर पॉलिटिकल। अपने जो पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है ना, देखा है ना उसमें कि एनवायरमेंट बहुत टर्बुलेंट है। तभी टर्बुलेंट है तो इन द सेंस यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी यू नो ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में कॉशियस रहना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो कई बार हमें ना बुक्स के बाहर, जो रूल्स के बाहर है उसके बाहर भी सोचना पड़ता है। तो इसके बारे में इन डिटेल देखेंगे आगे, पर इन द सेंस कि we are not limited to those rules which have been laid down in the book। Okay, what approach should auditor follow so that the user continues to repose faith? Is there more one perspective of independence, and most importantly how should an auditor should proceed in situation where he finds his independence on a sticky wicket due to extraneous factors। Okay, बहुत सारे सवाल आ रहे थे यार इसके इंडिपेंडेंस के बारे में, एथिक्स के बारे में। तो वो आगे अभी इस सब इसके जो भी क्वेश्चंस है ना उनके सबका आंसर करेंगे अपने। परफॉर्मिंग प्रोफेशनल वर्क फॉलोइंग एथिक्स आल्सो लीड्स टू क्वालिटेटिव ऑडिट्स, फिर कंफर्मिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, फिर एंड देयर आर एनी प्रोक्योरमेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो बोल रहा था कि देखिए प्रोनाउंसमेंट्स है क्या क्वालिटी कंट्रोल के। हाँ है, हम आगे देखेंगे। ही वाज यर्निंग टू लर्न अबाउट दीज, मतलब वो बहुत उत्सुक था ये सब पढ़ने के लिए। तो चलो अभी फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथिक्स एथिक्स एथिक्स, इतनी बार हमने वर्ड देखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज एथिक्स यार, इसकी क्लियर डेफिनेशन क्या है वो तो बताओ। तो देखो, द टर्म एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं पर्सन के बिहेवियर को या फिर उसके कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी को। वाओ, बहुत क्लियर और क्रिस्प डेफिनेशन है यार। एथिक्स मतलब मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज हमने पढ़ा है ना, मतलब ये ह्यूमैनिटीज, ये जो भी मोरल वैल्यूज है, मोरल प्रिंसिपल्स है जो गाइड करते हैं पर्सन के बिहेवियर को। बोलते हैं ना हमारा जो हमें संस्कार दिए गए होते हैं वो सब, वो मतलब बोलते हैं ना एक बंदे का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। तो द सेम वे जो एथिक्स मतलब वो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं, जो कि गवर्न करते हैं इन द सेंस जो कि बोलते हैं ना लीड करते हैं, बताते हैं कि भाई पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी इन द सेंस कि उसे कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करनी चाहिए, उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें एथिक्स बताता है। मतलब कोई भी काम किस तरह से होगा ना वो कौन बताएगा हमको, एथिक्स बताएगा। उसमें अपने को कैसे रहना है कोई काम करते हुए वो कौन बताएगा, एथिक्स बताएगा। ओके, तो एथिक्स आर नथिंग बट मोरल प्रिंसिपल्स, है ना, मोरल प्रिंसिपल्स है वो जो गवर्न करते हैं मतलब डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं किसको, पर्सन के बिहेवियर को, और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी मतलब कि वो कैसे कोई एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, वो कौन गवर्न करेगा, अपने एथिक्स। तो ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मोरल प्रिंसिपल्स। वापस वही रिपीटेड लाइन, एथिक्स इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंस्टिंक्टली। मतलब यार ये कोई बोलते हैं ना
अलग से कोई बताता नहीं, आपके खुद में ही ये वैल्यूज अपने आप बाय द टाइम यू ग्रो अप दे डेवलप बाय देमसेल्व्स। मतलब यार ये पर्टिकुलरली कोई किताब मतलब बोलते हैं ना रूल बुक नहीं है, ये जो आप एनवायरमेंट में जैसे रहते हो बाय द टाइम जब आप छोटे से बड़े होते हो तब साथ साथ में आप डेवलप करते हो ये वैल्यूज, ये मोरल वैल्यूज है ना। हमने बचपन में भी सिखाए गए थे कि भाई बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जो टीचर्स है पेरेंट्स उनकी एडवाइस माननी चाहिए। तो ये सारी क्या है मोरल वैल्यूज है यार, ये सारी चीजें हमको बचपन से सिखाई जाती है। तो मतलब बोलते हैं ना ये कोई पर्टिकुलर कहीं बुक में या ऐसे कोई रूल बुक नहीं है, पर इन द सेंस आपको ऑलरेडी पता है सारी चीजें। तो एथिक्स जनरली वही है यार, जो सारी चीजें मुझे पता है, जो सही है, जो मोरल है, वही एथिक्स है। तो it has to be inculcated in the habit and the temperament of an individual। देखो इधर भी यही बताया कि भाई it has to be inculcated in the habit and temperament of individual। मतलब यार वो inculcate in the sense वो डेवलप किया जाता है। क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है इन द इंडिविजुअल, उसके हैबिट्स में बिहेवियर में वो दिखता है। So there is an overall culture of ethics. The force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation। यार मतलब अपने को स्ट्रांग रहना है, बोलना चाहता है कि मतलब इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखना है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द मोरल प्रिंसिपल्स। ओके, ethics is a science of morals and human conduct. Such moral principles and rules of conduct impose obligations upon individuals। यार मतलब इधर तो बहुत ज्यादा ज्ञान बटा है, पर सिंपली बोलूं तो एथिक्स मतलब क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स है। इधर हाईलाइटिंग करने वाले एक ही वर्ड है कि भाई एथिक्स मतलब क्या है, कि भाई जो मोरल प्रिंसिपल्स है अपने उसे एथिक्स कह रहे हैं लोग। किसको? मोरल प्रिंसिपल्स को। तो मोरल प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी मतलब कि कोई कैसे एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, उसमें कैसे परफॉर्म करना है उसको, कैसा बिहेवियर रहेगा, ऑल दोज थिंग्स आर गाइडेड बाय एथिक्स। सारी चीजें एथिक्स बताते हैं कि कैसे करना है अपने को। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल्स है यार ये। अभी नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। अभी प्रोफेशनल एथिक्स की क्या नीड है? अभी देखो प्रोफेशन जैसे कि लॉ, मेडिसिन, उनके खुद के कोड ऑफ एथिक्स है। मतलब देखा है ना हमने जब जब कोई भी बंदा डॉक्टर बनता है तो वो ओथ लेता है, वो ओथ आर नथिंग बट एथिक्स। वो उन्हें प्रोफेशनल एथिक्स है यार, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। लॉयर्स को भी लेने पड़ते हैं। इवन हम खुद जब कोई कोर्ट में जाते हैं तब अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट देना होता है उससे पहले हमको भगवत गीता पे हाथ रख के बोला जाता है, हम बोलते हैं ना कि अ, अ, मैं जो भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा समथिंग स्टेटमेंट होता है। तो वो मतलब बोलते हैं ना वो मोरल प्रिंसिपल्स है, वो हम बोलते हैं ना एथिक्स है कि भाई हाँ मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन इज नो एक्सेप्शन। मतलब यार जैसे दूसरे प्रोफेशंस में कोड ऑफ एथिक्स है, वैसे हमारे जो ऑडिट का प्रोफेशन है वहां पे भी एथिक्स है यार। तो रेदर इन द प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स इज मेनी फोल्ड। मतलब यार एथिक्स तो हर एक फील्ड में चाहिए। It is due to the reason that society in general, governments, clients, taxing authorities, employees, investors, the business and financial community in the particular have respond tremendous trust in services rendered by chartered accountants। क्या बोल रहे हैं कि जो भी सोसाइटी है उनका क्या है, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उन पे बहुत ट्रस्ट है। बी इट योर गवर्नमेंट, टैक्स ऑथोरिटीज, बिजनेस, फिर बिजनेस और फाइनेंशियल कम्युनिटीज, इन्वेस्टर, ये सबका क्या है ट्रस्ट बहुत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एथिक्स फॉलो नहीं करेगा, जो बोलते हैं ना बेस है ह्यूमन मोरल प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, कोई कैसे ट्रस्ट करेगा? The purpose of assurance engagement is to enhance the confidence of the intended users। अरे यार हमने पढ़ा था ना भाई एंगेजमेंट का ऑडिट क्यों, मतलब सिंपल यार कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्ट क्यों करते हैं? To enhance the degree of confidence of the intended users of the financial statements। Okay, therefore users need to trust the person who is providing such service, है ना। मतलब अरे अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना यूजर्स का, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने से पहले यूजर्स को ट्रस्ट तो होना चाहिए हम पे। until and unless he won't trust us, how would we able to uh, enhance his confidence? Professional ethics are based on morality।
मोरालिटी मतलब सिंपल जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूमन को जो गाइड करते हैं वो वाले प्रिंसिपल्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स भी उस पर बेस्ड है। ह्यूमन नेचर बीइंग व्हाट इट इज, अ मैन ऑफन प्लेसेस हिज पर्सनल गेन अबव सर्विस। मतलब ऐसा होता है ना कि खुद का फायदा पहले देखते हैं बिफोर गिविंग एनीबॉडी सर्विस। मतलब यार हम ह्यूमन नेचर है यार कि कोई भी काम में पहले खुद का फायदा देखते हैं कि भाई इसमें मेरे को क्या फायदा होगा, बिना फायदे के तो लोग काम ही नहीं करते हैं, है ना। देयरफॉर पर्सन हु एज इंडिविजुअल्स एंड अ क्लास आर विलिंग टू प्लेस पब्लिक गुड अबाउट देयर पर्सनल गेन हैव एंजॉयड रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अरे यार मतलब जो ज्यादा सेवा करता है लोगों की और जो बोलते हैं ना अपने फायदे को छोड़ के दूसरों का भला सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो ज्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर गेन करता है ना। मतलब ऐसा ही होता है, जनरली हम देखते भी हैं कि भाई जो जब तक दूसरों का भला होना तब तक वो लोग खुश रहते हैं, खुद के भले के बारे में थोड़े से सेल्फिश हो जाओ लोग नाराज हो जाते हैं। तो यही है, इधर भी पता है कि भाई जो ह्यूमन नेचर है, जो बंदा जनरली खुद के फायदे को साइड में रख के लोगों के भले के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, वो ज्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर डिजर्व करता है। तो वो रिलेशनशिप बोलते हैं ना एकदम अच्छा हो जाता है और वो एथिकल होता है थोड़ा सा। बट सच अ रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन्ड और एनहांस ओनली द प्रोफेशनल बॉडी टू विच दे बिलोंग वुड इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज ब्रॉडली एज पॉसिबल। मतलब यार ये रिलेशनशिप एनहांस या मेंटेन तब तक किया जाएगा जब तक जो प्रोफेशनल बॉडी में वो है, जैसे कि ऑडिटर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर आते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अभी वो उस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है तभी वो वैल्यूएबल है, वरना तो क्या ही मतलब। So the respect and confidence enjoyed by a profession to a great extent is dependent on the strictness and scrupulousness with which such ethics are adhered to by self-discipline। अरे यार ये बता रहा है कि ये जो आप रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं, ये रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक प्रोफेशन के द्वारा तभी इंजॉय किया जाएगा जब जो बंदा जो प्रोफेशनल है जैसे कि ऑडिटर, वो डिपेंड वो बोलते हैं ना टू द ग्रेट एक्सटेंट वो एथिकल है, इंडिपेंडेंट है, और जो इंस्टीट्यूट है जो उसको रेगुलेट कर रही है वो भी एथिक्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा सोचती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है वो, तो ज्यादा रिस्पेक्ट बनी रहेगी प्रोफेशन की। ये बताया। A distinguishing feature of the accountancy profession is acceptance of responsibility to act in the public interest। अरे मतलब एक हमारे प्रोफेशन का क्या बोल रहे हैं कि डिस्टिंग्विंग फीचर मतलब एक अलग फीचर, हटके फीचर क्या अपने पास कि भाई हम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, प्रोफेशनल एथिक्स सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन as a whole and act as a shield that enable us to command respect। बोलते हैं मतलब कि प्रोफेशनल एथिक्स है ना, वो एक्ट करते हैं एज अ शील्ड, ठीक है, यहाँ पे बंदा है, और एज अ शील्ड एक्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। मतलब यार बोलते हैं ना वो रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी जब तक हमारे पास वो एथिक्स की शील्ड होगी, इन द सेंस हम वो एथिक्स के दायरे में रहकर काम करेंगे, हम जो गाइडलाइंस जो मोरल प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए काम करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी। A chartered accountant either in practice or in service has to abide by ethical behaviors। मतलब चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो या फिर जॉब कर रहा हो उसे एथिक्स के साथ तो अबाइड रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। They are expected to follow fundamental principles of professional ethics while performing their duties। Okay, मतलब यार जब भी आप कोई भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। Service users of professional should be able to feel secure that there exists a framework of professional ethics which governs the profession of those service। यार जब आप जॉब पे जाते हो ना तो हर एक कंपनीज के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और वैल्यूज होती है, आपको वो भी फॉलो करते हुए रहना पड़ता है। It is in the spirit of thing that the Chartered Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) requires its members to comply with the principles of ethics while performing their duties। क्या बताया देखो कि जो हमारा ICAI है वो अपने मेंबर्स से चाहता है
कि वो कंप्लाई करे किसके साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, मतलब जब भी आप ऑडिट कर रहे हो या फिर कोई दूसरा भी काम कर रहे हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप एथिक्स के साथ वो काम करो, एथिक्स को फॉलो करते हुए वो काम करो। ओके, the ethics of chartered accountants have therefore been codified as ethical compliance has always been a philosophy of the profession. अभी chartered accountants whether in practice or in service are required to comply with the provision of code of ethics. ये वही line repeat हो रही है। Any deviation from ethical responsibilities bring the discrepancy in the mechanism into action against the chartered accountants, which may result into fine, suspension of membership, removal of membership or disciplinary actions. क्या बोला है कि भाई अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे और कोई भी गलत काम करोगे तो फाइन्स, पेनल्टीज, इवन आपका मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है। तो मतलब यार फॉलो कर लेना ज्यादा अच्छा है रेदर देन टू नॉट टू फॉलो इट। मतलब फॉलो करोगे तो ज्यादा फायदा है, अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगी। ओके, तो यू शुड फॉलो इट एवरी टाइम, मतलब एथिक्स को फॉलो करते हुए ही चलना है। अभी देखो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई प्रिंसिपल्स बेस्ड, अब एथिक्स में है ना जनरली दो अप्रोच आती है। एथिक्स में जनरली दो अप्रोच आती है, सबसे पहला प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड अदर वन इज रूल बेस्ड अप्रोच। ओके, तो अपने को देखना है कि भाई कौन सा अप्रोच सही है, मतलब एथिकल गाइडेंस या तो फॉलो करेगी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को, मतलब ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स है उसको, या तो फिर रूल बेस्ड अप्रोच को। The essence of principle-based approach to ethics is that it requires compliance with the spirit of ethics. Principle-based बहुत important है ये। Principle-based approach क्या बोलता है कि हमको comply करके चलना है with the spirit of ethics, मतलब जो ethics की spirit है, जो moral principles की जो spirit है, जो मोरल वैल्यूज है, जो बोलते हैं ना बेस है, उसके साथ कंप्लाई करते हुए चलना है। ऐसा कौन बोलता है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में ये प्रोफेशनल जजमेंट वाला वर्ड है ना आपको बार बार देखने को मिलेगा, सो यू मार्क इट एज अ कीवर्ड। तो बोलता है, क्या बोलता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, कि अकाउंटेंट्स जो भी हैं उनको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज इन द सेंस फॉलो करना है, यूज करना है प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोफेशनल अकाउंट, जो एक अकाउंटेंट है इसको प्रोफेशनल जजमेंट, एक जजमेंट यूज करना है। जजमेंट तो अपने को पता है ना, अपना व्यू पॉइंट, आजकल जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हो आप उसको, वो जजमेंट है। वो जजमेंट अपना लगाना है, अपना ओपिनियन, और वो भी कैसा वाला, प्रोफेशनल, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट टू दी प्रोफेशन, वैसा वाला कि प्रोफेशनल जजमेंट, अपना अपना खुद का जजमेंट फॉर्म करना है इन ईच एंड एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। मतलब है जो भी आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट बनाना है। ये हर एक सिचुएशन में करना है आपको, ठीक है। इट रिक्वायर्स दैट अकाउंटेंट शुड यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू इवैल्यूएट एवरी सिचुएशन टू अराइव एट कंक्लूजन। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, बिफोर अराइविंग टू एनी कंक्लूजन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड यूज प्रोफेशनल जजमेंट्स। मतलब यार प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स बोलते हैं कि भाई स्पिरिट ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस करके चलना है। स्पिरिट ऑफ एथिक्स जो बेस है, मोरल वैल्यूज, जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए चलना है। और बोलता है कि भाई अकाउंटेंट को प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना मतलब यूज करना है ना, एक्सरसाइज करना है इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। और वो किसके बेसिस पे होगा? उसके स्किल्स पे, नॉलेज पे, एक्सपर्टीज पे, है ना। तो बोलता है कि अकाउंटेंट को कोई भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करना है ताकि वो इवेल्युएट कर सके सिचुएशन और उसके बाद ओपिनियन पे पहुंचे। मतलब कोई भी सिचुएशन में आप ओपिनियन, जो भी नतीजा है उस पे पहले पहुंचने से पहले यार अपना जजमेंट, अपना दिमाग को लगाओगे ना, तो प्रोफेशनल जजमेंट वही है कि भाई अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो आप। पर जो रूल बेस्ड एथिक्स है ना, वो रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स है ना, वो क्या बोलती है कि क्लियरली, स्ट्रिक्टली, क्लियरली फॉलो करो जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स है। वो क्या बोलता है, जो ऑलरेडी मतलब
मेरा कहा पत्थर की लकीर वैसा वाला है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रूल्स है, जो ऑलरेडी छप चुके हैं, उसको ही फॉलो करो आप, उसके अलावा कहीं इधर उधर मत भटको, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। इट मे लीड टू नैरो आउटलुक, यस, एंड द स्पिरिट ऑफ एथिक्स मे बी ओवरलुक्ड व्हाइल स्ट्रिक्टली अडेयरिंग टू रूल्स। ये खुद ही बोल रहे हैं क्या कि भाई वो नैरो आउटलुक पे लीड करेगी। नैरो आउटलुक पे लीड करेगी मतलब कि बोलते हैं ना बहुत लिमिटेड हो जाएगा यार, वो उतने ही रूल्स में वो सीमित हो जाएगा। और मैंने क्या बताया पहले भी डिस्कस किया कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो बहुत एवर चेंजिंग है, वो हमेशा बदलता रहता है, टर्बुलेंट है। तो वैसे एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, मतलब प्रोफेशनल वैसे एनवायरनमेंट में, जैसे लीगल एनवायरनमेंट में, वैसे सोशल एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, तो वहां पे यू नीड टू बी, बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबल रहना है। आप एक चीज पे अड़ के वही फॉलो करोगे हर एक सिचुएशन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो रूल बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है कि भाई जो क्लियरली एस्टेब्लिश रूल्स है ना, उसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इधर उधर मत जाओ, कोई दूसरी चीज फॉलो मत करो। पर ऐसा हम नहीं कर सकते, तो मतलब बोलते हैं ना वो नैरो आउटलुक देगा। और स्पिरिट ऑफ एथिक्स है, मतलब जो बोलते हैं ना जो आत्मा है एथिक्स की, जो स्पिरिट है, जो वैल्यूज है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इसमें। तो फर्दर रूल बेस्ड अप्रोच बोलते हैं समवट, देखो इधर इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, रूल बेस्ड अप्रोच समवट क्या है, रिजिड है। क्या है, रिजिड। रिजिड बोलते हैं ना एकदम कठोर, मतलब यार वो जिद्दी वाला अप्रोच है, वैसा वाला अपने को नहीं फॉलो करना है। as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon rules। बहुत अच्छा लिखा है, क्या लिखा है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि आप हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ डील करो रिलाइंग अपॉन रूल्स, है ना। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन देना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा ना प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में, वही तो मतलब स्पिरिट ऑफ एथिक्स मेन क्या है अपना मोटो दोनों अप्रोच का, कि भी स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड। मतलब चाहे वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, रूल बेस्ड अप्रोच। और जनरली प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ज्यादा सही रहती है, क्योंकि वो कोई हर एक सिचुएशन में प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के बाद ओपिनियन पे आने को बोलती है। पर जो अपना रूल बेस्ड अप्रोच है वो तो क्या बोलता है कि भाई क्लियरली एस्टेब्लिश जो रूल्स है उसको फॉलो करो, सिर्फ उसको फॉलो करो। और रिजिड है तो वैसा नहीं चलता। ठीक है, तो हमने क्या दो अप्रोच देखे टूवर्ड्स एथिक्स, कौन से, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। तो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है वो आपको डिसाइड करना है। ओके, दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स के, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब बोलते हैं ना जो गाइडिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल जो बेस है प्रोफेशनल एथिक्स का, वो ये है। ये जो भी आप सर्कल में जितने भी आप अंदर सर्कल्स देख रहे हो ना, वो सारे क्या है, बेस है, फंडामेंटल है, नींव है एथिक्स की। ये फंडा है अपने एथिक्स के, इसको इसके ऊपर ही एथिक्स टिके हुए हैं सारे। जो भी एथिक्स की बातें करते हैं ना वो सारी इसके ऊपर ही होती है, यही सारे बेस है अपना। इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के। तो कौन कौन से, अपने को 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखने हैं। सबसे पहला इंटेग्रिटी, सबसे पहला इंटेग्रिटी, सेकंड वन ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड वन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फोर्थ वन कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर फिफ्थ वन प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये सारे क्या है, व्हाट आर ऑल दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। अपने को बहुत डिटेल में बताया है इधर। ठीक है, तो फटाफट एक एक करके सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखते हैं अपने। तो सबसे पहला, द फर्स्ट वन, अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सबसे पहला क्या है, फर्स्ट वन इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब प्रामाणिकता, बोलते हैं ना ऑनेस्टी, वो। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट को है ना कंप्लाई करना है विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। क्या बोला है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है ना उसको इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई करके चलना है। which requires an accountant to be straightforward and honest। इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। क्या बोलता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी का, उसके उसको कंप्लाई करना है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को। और फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी का क्या बोलता है कि अकाउंटेंट को कैसा होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, बोलते हैं ना एकदम ब्लंट, ऑनेस्ट रहना है कोई भी सिचुएशन, सारे प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में। इंटीग्रिटी इंप्लाई करती है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। क्या बोला है,
इंटीग्रिटी इंप्लाई करती है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, है ना, ऑनेस्टी। ये है बेस इंटीग्रिटी का। मतलब बोलते हैं इंटीग्रिटी मतलब ये वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहना है हर एक बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, है ना। इनफॉर्मल रिलेशनशिप में अब तो आप कैसे ही रहते हो वो तो पता है, लॉयल्टी वहां मत दिखाओ, पर जो अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वहां पे लॉयल रहो, वहां पे इंटीग्रिटी फॉलो करो, वहां पे ऑनेस्ट रहो। ओके, अभी अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट shall not knowingly be associated with reports, returns, communications, or other information where the accountant believes that the information contains a materially false or misleading statement या contain करता है statement or information provided negligently or omit or obscures required information where such omission is or obscurity would be misleading। बहुत अच्छे से बहुत सारी लाइंस बताई है इधर। क्या बोला है कि जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ना, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ना, उसको कोई भी रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस या डॉक्यूमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना है। क्या नहीं होना है? एसोसिएट नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कोई भी रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस या डॉक्यूमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना है। और कौन से रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस? वो वाले रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड किए गए हैं, जो मटीरियली फॉल्स है। मटीरियली फॉल्स मतलब जो गलत है, सही नहीं है, वैसे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस, वैसे रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस जो मटीरियली फॉल्स है मतलब गलत हैं, वैसे रिपोर्ट्स। अरे कोई गलत गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, गलत गलत रिपोर्ट्स दे देगा, क्या मैं उसके साथ उसका जो रिपोर्ट है उसके साथ एग्री करूंगा, एसोसिएट होऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर या तो फिर मटीरियली फॉल्स रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस दे, या तो फिर उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो मिसलीड कर रहा है, गलत दिशा दे रहा है, समझ रहे हो? कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न या कम्युनिकेशन जो मिसलीड कर रहा है मेरे को, जो भटका रहा है, जो गलत डायरेक्शन दे रहा है, वो वाले रिपोर्ट्स, रिटर्न्स और कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ भी एसोसिएट नहीं होना है मेरे को, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कि या फिर ऐसा स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है या इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है जो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की है। नेग्लिजेंटली मतलब विदाउट ड्यू केयर, विदाउट बीइंग अलर्ट, विदाउट बीइंग केयरफुल, एकदम केयर फ्री होके नेग्लिजेंटली कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ही बिना ध्यान दिए, बिना ऑथेंटिकेट करे, ऐसे नेग्लिजेंटली अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो वाली इंफॉर्मेशन, वो वाले रिटर्न्स, वो वाले डॉक्यूमेंट्स, वो वाले कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स के साथ भी एसोसिएट मत हो, उसको भी आप फॉलो अप मत करो, उसको भी आप उस पे विश्वास मत करो, ओके। या तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशंस जो कि ओमिट करते हो, ओमिट करते हो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी होनी चाहिए थी वो ओमिट हो गई है। ओमिट हो गई है मतलब ये ऑब्सकर हो गई, मतलब वो उसमें है ही नहीं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इसका ओमिट होती है, ऑब्सकर होती है। जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी असेट का मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं, उसका वैल्यूएशन देख रहा हूं। अभी जब तक मेरे को कंपनी के डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में और जो कंपनी ने डेप्रिसिएशन कैसे लगाया है उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो मैं कैसे उसका वैल्यूएशन कर पाऊंगा सही से, है ना। सही वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन का क्या मेथड फॉलो हो रहा है और वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है कि नहीं, वो पता तो होना चाहिए। अब कंपनी तो क्या है, डेप्रिसिएशन जो भी लगाया था उसने, वो सारे पास्ट ईयर के सारे रिकॉर्ड्स ही मिटा डालती है, सारे ओमिट कर डालती है, ऑब्सकर कर डालती है। तो कैसे चलेगा? क्या आप सही ओपिनियन दे पाओगे?
नहीं दे पाओगे ना तो आपको वैसे रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस उसके साथ एसोसिएट ही नहीं करना है, विश्वास ही नहीं करना है, एसोसिएट ही नहीं करना है। ठीक है, अभी वापस हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आ, ये वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल का, जो कि इंटीग्रिटी है। वो क्या बोलता है सबसे पहला कि भाई अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कैसा रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल रहना है ना, इन ईच एंड एवरी प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, और इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कॉम्प्लाई करते हुए चलना है। फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जानबूझ के नोइंगली एसोसिएट नहीं होना है, रिपोर्ट अनजाने में हो जाता है वो सब ठीक है, पर क्या है नोइंगली, नोइंगली मतलब जानबूझ के ही, पता होते हुए भी वो एसोसिएट हो रहे हैं वैसे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशंस, रिटर्न्स के साथ जो कि मिसलीडिंग है, या तो फिर जिसमें मिसस्टेटमेंट है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, या तो फिर जो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड किया गया है ना, विदाउट है, विदाउट ड्यू केयर, या तो फिर जो ओमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे सारे रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स सब जाए भाड़ में, अपने को एसोसिएट नहीं होना है वैसे रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन के साथ। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी requires an accountant auditor to not to compromise with the professional judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others। अरे यार ऑब्जेक्टिविटी, खुददारता, वो है ये भाई, इंसान को खुददार तो होना पड़ता है ना भाई, बोलते हैं ना एहसानमंद नहीं रहने का, वैसा ही समथिंग कि भाई ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई ने कुछ कह दिया या फिर किसी ने कोई बोल दिया तो उसके बहकावे में नहीं आने का, क्या बहकावे में नहीं आने का मतलब बायस नहीं रखने का, या बोलते हैं ना किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का, वो है अपना ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वही बोलता है कि भाई जो ऑडिटर जो है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार देखने को मिलेगा ये वर्ड, कि जो ऑडिटर है ना उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्रोफेशनल जजमेंट के साथ, उसका हमने आगे देखा ना प्रोफेशनल जजमेंट, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिकॉज ऑफ व्हाट, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट कर लो कि बायस, अगर यार कहीं पे भी बोलते हैं ना पक्षपात हो रहा है तो उसकी वजह से मैं ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तो ऑब्जेक्टिव ही रहूंगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बैठ रहा है मतलब यार कहीं पे मेरा इंटरेस्ट और पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उसकी वजह से भी मैं मेरा ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, आई विल बी ऑब्जेक्टिव। ओके, या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, यार कोई कह रहे हैं कि लेना मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे देता हूँ, ओपिनियन अपना बदल देना, मॉडिफाइड ओपिनियन मत देना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना, एकदम लिख देना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अरे भाई क्या लिख दे, तो मतलब किसी के भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ध्यान में रख के समझना कि भाई क्या बोलता है ये, कि बायस, पक्षपात की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मतभेद, है ना, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के बहकावे में, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ओके, वो क्या बोलता है कि भाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट अंडरटेक नहीं करेगा प्रोफेशनल एक्टिविटी अगर सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंस करते हैं अकाउंटेंट के प्रोफेशनल जजमेंट को रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। वापस कि भाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट अंडरटेक ही नहीं करेगा, अंडरटेक ही नहीं करेगा मतलब लेगा ही नहीं वैसी एक्टिविटी, वैसे एंगेजमेंट में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वैसा कोई भी एंगेजमेंट, या जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा कोई भी ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा जहां पे मेरा ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, है ना, जहां पे इन्फ्लुएंस आता है, जहां पे बायस आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वैसा मैं एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी पता चली। अभी थर्ड वन इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। व्हाट दिस प्रिंसिपल टेल्स अस अबाउट, ये बोलते हैं कि भाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करना है विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अरे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अभी अरे गरे कोई भी बंदे तो ऑडिट नहीं करते ना, ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होल्ड करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, कौन करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होल्ड करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। हमने देखा है ना, वो इंडिविजुअल भी होते हैं, फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट्स भी होती है,
वो लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स में पढ़े हो, तो वो लोग कौन होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं ना, क्वालिफाइड होते हैं ना, सीए होते हैं ना। तो आपने वहां पे भी देखा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक करती है, इंश्योर करती है कि जो भी ऑडिटर्स को अपॉइंट करे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, ऐसे ही अपॉइंट नहीं होते हैं। तो इधर ये थर्ड प्रिंसिपल वही बोलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है, प्रोफेशनली नॉलेजेबल रहना है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो आप, वो सारा नॉलेज पोजेस करना है आपको, which requires an accountant to attain and maintain professional knowledge and skill at the required level to ensure that the client or employing organization receives competent professional service। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं कि भी मेरी जो क्लाइंट है, मेरा जो क्लाइंट है, उसको जो सर्विस दे रहा हूं ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ही शुड मतलब वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग। मतलब हमारा जो काम है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वही अपने को पैसे दिलाएगा, वही फीस, उससे ही फीस मिलती है अपने को। अभी उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या, नहीं ना। तो क्या बोलता है कि जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उसको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है, उसको नॉलेज मेंटेन करके रखना है, एक्वायर करना है और मेंटेन करके रखना है। मतलब मैं सीए बन गया, अभी सीए बनने के बाद भी सारा नॉलेज मेरे को रखना है, मतलब अप टू डेटेड रहना है, सारा जो भी पढ़ाई की है मैंने, जो भी सारे रूल, जो भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो सबका नॉलेज मेरे को पजेस करते हुए चलना है ना। क्योंकि अगर मैं मतलब एडहॉक कोई भी ऐसे ही डिसीजन दे दूंगा, मतलब हवा में, विदाउट हैविंग कंक्रीट नॉलेज ऑफ इट, मतलब बिना कोई नॉलेज हुए हुए, बिना कोई बेसिस के मैं कोई भी ओपिनियन तो नहीं दे सकता ना। नॉलेजेबल रहना है मेरे को। अभी ऑडिट ही मैंने पढ़ा नहीं होगा और मैं निकल गया ऑडिट करने, ऐसे नहीं होता है ना। बेस्ड ऑन, इधर क्या बोला है कि कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस रखनी है, बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड एक्ट डिलिजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये मतलब एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब कोई भी एंगेजमेंट में, वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट में जो रेलेवेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे लिए रिलेवेंट या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कौन से हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू कर रहा हूं तो एसआरएस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अगर रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। फिर ये हमने देखे थे ना ये सारी चीजें। तो भाई जो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है वो हो गए, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए। अगर आप कहीं का, अगर आप कुछ अकाउंट्स देख रहे हो तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस हो गया, टैक्स देख रहे हो तो भाई इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस हो गए। लॉ पढ़ रहे हो भाई, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देख रहे हो तो भाई उसमें चैप्टर 10 हो गया, उसके सेक्शंस प्रोविजंस देखोगे। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर 7, तो उसके प्रोविजंस देखोगे। फिर प्रोस्पेक्टस या शेयर कैपिटल के बारे में देख रहे हो, डिबेंचर्स के बारे में देख रहे हो, तो उस पे जो लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, वो ध्यान में रखोगे। तो वही बता रहे हैं कि भाई करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है वो फॉलो करने हैं अपने को। ओके, तो जो भी अगर ऑडिट करेंगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए ऑडिट करेंगे, है ना। तो वही हमारे क्या हुए, करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है। अभी कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, उसको ऊपर कोई पर्टिकुलर दूसरे लॉज लगते होंगे, तो उसको भी फॉलो करते हुए अपने को काम करना है ना। तो जो भी करंट टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है उसका नॉलेज पजेस करना है अपने को, उसका नॉलेज होना चाहिए अपने पास, तब जाके वो क्लाइंट को अपने बेस्ट सर्विस दे पाएंगे। ओके, अभी क्या बताएं कि ड्यू विद डिलीजेंस, अभी ड्यूक है, ठीक है। अभी डिलीजेंस इंक्लूड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थॉरोली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट। अभी देखो बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई जो आप लॉ में भी अपने बहुत सारी हमने टाइम लिमिट्स देखी है ना, कि भाई ऑडिटर को कितने दिन में अपॉइंट करना है, अगर नहीं कर पाते हैं तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, ये वो, ये जो भी सारी टाइम लिमिट्स देखी है भाई, उसमें अपने को एक्ट करना पड़ता है डिलीजेंटली। आपको उसी टाइम लिमिट, विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू एक्ट। ओके, तो अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी ऑडिट का है, अभी यार 1 ईयर में ऑडिट हो जाना चाहिए, तो विद इन अ ईयर ऑडिट हो जाना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर आप प्रोसेस करते हो, तब जाके एट द एंड ऑफ द ईयर आप ओपिनियन दे पाते हो, है ना। तो वही है कि मतलब अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी सपोज अभी क्लाइंट है मेरा,
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लाइंट है, वो अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वो खुद कर रहा है 1 अगस्त को, ठीक है, एग्जाम्पल। और वो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन जब कर रहे हैं ना, तब वहां पे मेरे को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए था। मतलब वो जब वेरिफिकेशन कर रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है, तब मेरे को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए था। और जब ऐसी बात बताई गई है स्टैंडर्ड्स में, तो वैसे आपको फॉलो भी करना होता है यार, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। बार बार आप उसको नहीं बोल सकते हो ला वापस से इन्वेंटरीज दिखा, ला वापस हम वैल्यूएशन करते हैं, ला वापस स्टॉक ऑडिट करते हैं। नहीं, आप वो टाइम फ्रेम जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो डिलीजेंस मतलब भाई कि जो आप टाइमली एक्ट करो, केयरफुली एक्ट करो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द असाइनमेंट। अभी आप लॉ में तो आप कितनी सारी टाइम लिमिट्स देखोगे, वो टाइम लिमिट्स में आपको कंप्लाई करना पड़ता है, वरना पेनल्टीज और उसके साथ आपको फिर डील करना पड़ेगा अगर आप नहीं करते हो टाइम लिमिट्स के साथ कंप्लाई। ओके, तो डिलीजेंस और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये सारे, ये थर्ड वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन करके रखना है, वो हमने पूरा डिस्कस किया इन डिटेल। और ड्यू केयर मतलब टाइमली बेसिस पे केयरफुली विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट है, विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट आपको एक्ट करना है। ओके, नाउ फोर्थ प्रिंसिपल इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर करता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट को टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अरे आप देखते हो ना, मतलब कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट, प्राइवेसी, अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की है, वो क्लाइंट और मेरे तक की होनी चाहिए, कोई तीसरे थर्ड पार्टी को नहीं पता होगा मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं उसको प्रोफेशनल टर्म्स में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है कि भाई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करो भाई, उसकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी मेंटेन रहे, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप अपने क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में बताओगे, बिल्कुल गलत बात। आपको क्या करना है, क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, बाहर नहीं बतानी है। एज जो भी एक्वायर किया एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स। कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, बिकॉज वो फैसिलिटेट करता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द अकाउंटेंट विद द अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट है, with the understanding that the information will not be disclosed to third party। क्या पता है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, फ्री फ्लो होता है किसका, इंफॉर्मेशन का, फ्रीली इंफॉर्मेशन बताता है कौन, क्लाइंट अपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, विद द अंडरस्टैंडिंग मतलब, विद द अंडरस्टैंडिंग मतलब कि भाई उसको पता है क्लाइंट को कि भाई जो मेरा अकाउंटेंट है, जो मेरा ऑडिटर है, वो ये जो बात जो मैं उसको बताऊंगा वो किसी तीसरे बंदे को, किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा वो बात, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट का क्लाइंट है, मतलब मेरा जो भी क्लाइंट है, जो वो इंफॉर्मेशन मेरे को बता रहा है, मतलब एज एन ऑडिटर मैं किसी और बंदे को वो चीजें नहीं बताऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, प्राइवेट रखूंगा। However, such confidential information may be disclosed, पर कभी कभी क्या है वो इंफॉर्मेशन बतानी पड़ जाती है जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, या फिर परमिटेड बाय लॉ हो, या ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर हो, या देयर इज प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज्ड व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब यार प्रोफेशनल ड्यूटी है और मेरे को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, तब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करके वो इंफॉर्मेशन किसी और को बताऊंगा। अनटिल एंड अनलेस मैं किसी और को कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे क्लाइंट की नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है। जैसे कि कई बार इधर एग्जांपल दे लेते हैं कि कब कब बतानी पड़ जाती है। जैसे कई बार है ना, भी इन टैक्स ऑडिट में जो अपना ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर, वो आके कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, तो वो सारी चीजें उसको बतानी पड़ती है। फिर अभी स्टैट ऑडिट में अगर आपने काम सही से नहीं किया है, तो भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो नफरा है, वो आके बताती है कि भाई कैसे काम होना चाहिए, तो भाई सारी इंफॉर्मेशन उसको बताओ, है ना। अभी लास्ट, अपना लास्ट वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोफेशनल बिहेवियर। वो क्या बोलता है कि भाई जो अकाउंटेंट है ना, उसको कंप्लाई करना है विद द रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। क्या, अकाउंटेंट को किसके साथ कंप्लाई करना है, विद द रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन।
to avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession. Wow. क्या बताएं कि जो अकाउंटेंट है अपना उसको कंप्लाई करना है, कंप्लाई मतलब फॉलो करना है रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, ताकि वो ऐसा कोई भी कंडक्ट ना करे, ऐसा कोई भी काम ना करे जो उसे पता है कि डिस्क्रेडिट करेगा प्रोफेशन को, या उसे पता होना चाहिए था कि वो डिस्क्रेडिट करेगा प्रोफेशन को। डिस्क्रेडिट करेगा मतलब रेपुटेशन खराब करेगा, है ना, प्रोफेशन की रेपुटेशन को हार्म करेगा वो। ओके, तो उसे पता होना चाहिए या पता है कि कौन कौन सी चीजें या कंडक्ट उसे नहीं करने चाहिए, ताकि जो हमारा प्रोफेशन है उसकी रेपुटेशन ना खराब हो, है ना। A professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation or activity that impairs or might impair, या might impair मतलब जो harm करेगा या फिर harm कर सकता है the integrity, objectivity and good reputation of profession as a result would be incompatible with the fundamental principle। क्या बोल रहा है, अरे यार अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद मैं ना चाय कॉफी का ठेला नहीं लगा सकता एज अ सीए चाय वाला, नहीं, वो डिस्क्रेडिट करेगा मेरे प्रोफेशन को। अभी जैसे एमबीए में तो लोग करते हैं एमबीए चाय वाला एंड ऑल, पर आप सीए बनने के बाद ऐसी सारी चीजें नहीं कर सकते हो, है ना। अभी आप या तो फिर कोई ऐसी कोई भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री ऐसी नहीं बना सकते जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, है ना। तो मतलब ऐसा बहुत सारा आजकल चर्चा में होता है। फिर जैसे कि जो ये सीए चाय वाला या फिर ऐसा करके मैं कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि वो यार मेरे इंस्टीट्यूट को डिस्क्रेडिट करेगा, मेरे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो उसको डिस्क्रेडिट करेगा, उसकी रेपुटेशन को हार्म करेगा, है ना। मतलब ऐसा कोई भी काम कंडक्ट जो अकाउंटेंट को पता है या डिस्क्रेडिट करेगा या उसे पता होना चाहिए था कि वो डिस्क्रेडिट करेगा, वैसे सारे कंडक्ट उसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, उसके जो भी ऊपर के प्रिंसिपल्स है ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सारे कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो वो सारी चीजें अपने को नहीं करनी, तो बिहेवियर भी प्रोफेशनल रखना है। ओके, मतलब काम भी आप सही से करो, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यही कि कंप्लाई करना है विद लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लाई करना है विद द रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, अवॉइड करना है ऐसा कोई भी कंडक्ट जो कि उसे पता होना चाहिए या पता है डिस्क्रेडिट कर रहा है जो प्रोफेशन को, ठीक है, वैसा वाला काम। तो अपने ने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लिए। सबसे पहला इंटीग्रिटी, सेकंड ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी, फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देखेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।